14वीं सेंचुरी में अफ्रीका के एक मुल्क माली में एक बादशाह था जिसका नाम मानसा मूसा था। मानसा मूसा इतना अमीर बादशाह था कि अगर हम दौरे हाजिर के बिलियनर्स यानी जेफ बेजोस, एलोन मस्क, वॉरेन बुफे या मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ को भी कंबाइन कर ले तो तब भी हम मानसा मूसा की उस वक्त की नेटवर्थ की बराबरी नहीं कर सकते। एक दफा मानसा मूसा ने हज करने का प्लान बनाया और एक 60,000 से ज्यादा का काफिला तैयार किया। उन 60,000 लोगों में गुलाम भी थे, सिपाही भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि मानसा मूसा की सोने की प्लेटें और सोने के पत्थर उठाए हुए थे। सफर के दौरान मानसा मूसा ने कुछ दिन का प्लान बनाया कि वो इजिप्ट के शहर कायरो में क्याम करेगा और वहां पे आराम करेगा। मानसा मूसा जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। मानसा मूसा ने उनकी मदद करना चाहिए और अपना एक बादशाही अंदाज के वजह से या एक शाही अंदाज को कायम करने के लिए उसने वहां पे तमाम लोगों को सोने से नवाज दिया। जब तमाम लोगों को सोने से नवाज दिया तो हमारे जहन में आता है कि जब हर एक के पास सोना आ गया तो हर शख्स अमीर हो गया और जब लोग अमीर हो गए तो वहां पे तो उनकी गुर्बत खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ और अगले 10 साल तक कायरो इकोनॉमिक रिसेशन में रहा। अब आपको इसकी वजह बताता हूं कि जब एक खास चीज हर बंदे के पास आ जाए तो वो जो खास चीज होती है अपनी वैल्यू को लूज कर जाती है। मिसाल के तौर पे 10 किलो का एक आटे का थैला मैं उसको एक सोने का पत्थर देके खरीद सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ वाला बंदा है उसके पास भी एक सोने का पत्थर है, उसके पास भी, उससे साथ वाले के पास भी है, उससे साथ वाले के पास भी है, तो जो 10 किलो का आटा का थैला तो एक ही है। आटे का थैला मुझे भी चाहिए, मेरे साथ वाले को भी चाहिए, उसके साथ वाले को भी चाहिए, उसके साथ वाले को भी चाहिए, तो होगा कि यहाँ पे नेचुरल सा कंपटीशन डेवलप हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा, मुझे एक सोने के पत्थर के एवज ये 10 किलो का आटे का थैला दे दो। मेरे साथ वाला क्या कहेगा, मैं तो 2 पत्थर देने को तैयार हूँ। उसके साथ वाला क्या कहेगा, मैं तो 3 सोने के पत्थर देने को तैयार हूँ। तो आटे का थैला नहीं कर रही है, लेकिन जो लोगों की डिमांड है वो ज्यादा हो गई है। तो जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो जितनी मर्जी आपके पास कीमती चीज हो तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू को लूज कर जाती है। इसको हम कहते हैं करेंसी डिप्लीशन। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेते, हम स्टेट बैंक को कहें कि हमारे मुल्क में ज्यादा करेंसी इंजेक्ट कर दे ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो जाए, तो उसका हल ये नहीं है। हम आगे इन्फ्लेशन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। इन्फ्लेशन की बेसिक 2 टाइप्स हैं, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी है वो एक किस्म की डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है या एक लेट्स से एक गाड़ी है और उसको मैं खरीद सकता हूं 1 करोड़ रुपए का, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा है वो कहता है कि मैं उस सेम गाड़ी के लिए 1 करोड़ 10 लाख देने को तैयार हूं, और उसके साथ वाला बंदा कहता है मैं उस सेम गाड़ी के लिए 1 करोड़ 12 लाख देने को तैयार हूं। तो वो जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, तो वो बेवकूफ है जो वो गाड़ी मुझे 1 करोड़ रुपए की देगा जबकि उसकी वही सेम गाड़ी 1 करोड़ 12 लाख रुपए में बिक रही है। तो होगा क्या, गाड़ी एक ही है, खरीदने वाले 3-4 लोग आ गए जो सबसे ज्यादा कीमत देने को तैयार है, तो जाहिर है जो मैन्युफैक्चरर होगा या जो प्रोड्यूसर होगा वो उसी शख्स को गाड़ी बेचेंगे। तो इसी तरह जब यही काम बहुत सारे लोगों में हो, यानी लाखों करोड़ों लोगों में हो, तो उस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी उस क्वांटिटी सेम है तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। दूसरी क्या टाइप है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या कहते हैं कि वो एक गाड़ी जो है जो 1 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरर बेच रहा है और उस गाड़ी को बनाने में उसकी कॉस्ट आ रही है 90 लाख रुपया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट उस गाड़ी के बनाने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कीमत बढ़ा दे, या उसका जो रॉ मटेरियल जिस जगह से इंपोर्ट हो रहा है वहां पर टैक्सेस लगा दे, या उस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए, या कोई और ऐसा फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से वो जो गाड़ी जिसको बनाने में पहले 90 लाख रुपए आ रहा था और उस पे मैन्युफैक्चरर 10% मार्जिन, यानी उस पे जो मैन्युफैक्चरर था वो 1 करोड़ रुपए की बेच रहा था, अब वो जो 90 लाख रुपए वाली गाड़ी है अगर 1 करोड़ रुपए में बनने लग जाए तो जाहिर है उसका जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है वो 1 करोड़ से ज्यादा की बेचेगा। तो अगर वो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख रुपए रख देता और फिर जाहिर है जो बायर होगा उसको 1 करोड़ पहले 1 करोड़ खर्चना था उस सेम गाड़ी को लेने के लिए जिसको पहले बनाने में 90 लाख रुपए लग रहा था,
लेकिन अब जो बायर है उसको उस सेम गाड़ी को खरीदने के लिए 1 करोड़ से 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको 90 लाख लग रहा था, अब उस मैन्युफैक्चरर को उसी गाड़ी को बनाने में 1 करोड़ रुपया लग रहा है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब जहन में ये आता है कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अगर तो इन्फ्लेशन एक हद तक हो, यानी एक खास लिमिट तक हो, तो ये डेफिनेटली ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छी चीज समझी जाती है। क्यों? क्योंकि ये इस बात की निशानदेही करता है कि उस मुल्क के लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, आइदर वो कॉस्ट पुश है या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, व्हाटएवर द रीजन इज। अगर उस मुल्क के लोग एक खास चीज के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर उस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है लेकिन लोगों की बाइंग पावर भी कम हो रही है और मुल्क ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन में है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी लोग खरीद भी नहीं सकते लेकिन कीमतों की चीजें भी बढ़ी जा रही हैं। तो ये जो चीज है स्टैगफ्लेशन, इस टाइम पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चली गई है लेकिन लोगों की बाइंग पावर नहीं है, लोगों के पास खरीदने को पैसे नहीं है। हाँ, अगर तो महंगाई होती लेकिन लोगों की बाइंग पावर भी साथ साथ बढ़ती रहती, लोगों की सैलरीज, लोगों की इनकम भी बढ़ती रहती, फिर तो अच्छी चीज थी। लेकिन अगर इसके रिवर्स हो रहा तो डेफिनेटली ऑपोजिट चीज है। इस इन्फ्लेशन के ऑपोजिट में आती है एक टर्म डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ उन अशिया की कीमतों में कमी आ रही हो, यानी एक गाड़ी जो पहले 1 करोड़ रुपए की थी, अब वही गाड़ी 98 लाख रुपए पे हो जाए या 97 लाख रुपए पे हो जाए, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। और अगर ये भी एक हद तक हो तो ये अच्छी चीज है, लेकिन वो 1 करोड़ की गाड़ी अगर 90 लाख रुपए में बिक रही है तो इसका मतलब है उस मुल्क में लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है कि वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सके, तो ये बुरी चीज है। लेकिन उस 1 करोड़ की गाड़ी की कीमत 98 लाख 97 लाख हो रही है, तो उसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर रही है, वहां पे रॉ मटेरियल की जो कीमत थी वो कम हो रही है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर की उस गाड़ी को बनाने में कीमत कम आ रही है और वो डिजायर है वो फिर उस गाड़ी को सस्ता भी बेच पा रहा है, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो अगर एक हद तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा तजावुज कर दिया तो डेफिनेटली ये उस मुल्क के लिए नुकसानदेह। और इन्फ्लेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में या डिफरेंट कोई वेंचर में या किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब आज से 10 साल पहले अगर एक प्रोडक्ट थी जो 1 लाख रुपए की थी, अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें तो आज 2023 के अंदर वही 1 लाख की चीज आपको 2,16,000 रुपए में मिलेगी। लेकिन अगर आप वो 1 लाख रुपए आपने बचा के रखा होता बैंक में, कहीं पे भी खर्च ना किया होता, तो आज वही 1 लाख रुपया कम 48,000 रुपया रह गया होना था। लेकिन अगर वही आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज 1 लाख रुपया वो 2,16,000 रुपये बन गया होना था। ठीक है, तो जैसे सारे कहते हैं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन एक सजेशन है, आप अपने पैसों को सेव न रखा करें, लाजमी किसी न किसी चीज में इन्वेस्ट करते रहें, ताकि वो जो पैसा है इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल वैल्यू को लूज ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर डॉलर कैसे कंट्रोल करता है सारी दुनिया की इकोनॉमी को। तो मुझे यकीन है कि आपको उसके बारे में जान के बहुत ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।